दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम ने बड़ी तबाही मचाई थी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे सर विंस्टन चर्चिल, तो उन्होंने देखा लोगों की लाइन लगी है, रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, ये लेने के लिए लोग लाइनों में। सर विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि अदलिया कैसा काम कर रही है, तो उनकी काबीना ने बताया कि जुडिशरी दिन रात मेहनत कर रही है और लोगों को, आवाम को इंसाफ पहुंचा रही है। तो सर विंस्टन चर्चिल ने फौरन कहा कि फिर ये सब मामला दुरुस्त हो जाएंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे। तो बिलावल साहब से किसी सहाफ़ी ने आटे के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बड़ा बुरा मुंह बनाया। इन बच्चों पे मुझे तरस आता है। बिलावल को कभी 4 दिन भूखा रखे ना, उसको पता चलना शुरू हो कि भूख होती क्या है। आसिफा ने एक दिन केले बांटे, आपने देखी है वो वीडियो? ये अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से बाहर जब गरीब आके इकट्ठे हो जाते हैं तो अंदर से सेल्फी लेते हैं, उन गरीबों को देखते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि इनका नाम गुड़िया बाची है, और मुझे पता चला था एक पुलिस वाले की इंक्वायरी हुई थी खातून की, उन्होंने इन्हें जब दौरान कैद मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था, तो ये मोबाइल फ़ोन छुपा के तो सबसे रब्ते करती थी। वो मोबाइल पकड़ा गया, जब वो खातून पकड़ी गई तो उसने कहा जी गुड़िया बाजी। वो कौन है? उसके मोबाइल में देखा तो गुड़िया बाजी मरियम नवाज थी। जस्टिस बाबर सत्तार के अंदर से ना अगर जहानत के बलबूते पे आप निकालें तो 150 ऐसे मेजर जनरल निकलते हैं। 50-60 अरब डॉलर चाइना ने लगा दिए, तो हम कहाँ पहुँचे? सैलाब में रुड़ गया सर। मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आज ये ज़रूरी है वो इसलिए कि नसीम सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जब मैंने काम शुरू किया तो उससे बहुत पहले से नसीम सिद्दीकी साहब काम कर रहे हैं, और ये भुट्टो साहब के दौर के इनकलाबी हैं, और इन्होंने उस दौर में भी चीज़ें बर्दाश्त की। आज भी पाकिस्तान से बाहर है, वैसे पाकिस्तान से बाहर ही बहुत ज़्यादा जर्नलिज़म किया नसीम सिद्दीकी साहब ने। अभी पाकिस्तान गए थे, कोशिश की इन्होंने, लेकिन वहाँ के हालात ने इन्हें मजबूर किया कि ये वापस आ गए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोग जो हक़ की बात करते हैं, ऐसे लोग जो बेखौफ होकर बात करते हैं, उन चैनल्स को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि इनमें आपको उम्मीद नज़र आती है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, आज़ादी इज़हार राय होगी, मैंडेट का एहतराम होगा, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद होंगी। तो ये लोग तो बहुत पहले से इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हमसे ज़्यादा हकदार हैं, और मेरे ख्याल में सारों को चाहिए कि ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करें। नसीम सिद्दीकी साहब को आप याद रखें। थैंक यू। अब इमरान साहब, आपने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर दी माशाल्लाह, जितनी आपने तकलीफ़ें उठाई हैं शायद हमने नहीं उठाई, लेकिन चले हम सवाल की तरफ आते हैं। फिर 2 मासूमाना से सवाल हैं आपसे। जिस तरह पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं, हर बंदा तंग है, हर बंदा परेशान है। मैं बात इस तरह शुरू करता हूँ कि दुनिया के अंदर दूसरी जंग अजीम ने बड़ी तबाही मचाई थी, लाखों लोग मरे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। तो जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म थे सर विंस्टन चर्चिल, वो एक दिन जब दूसरी जंग अजीम के ख़त्म होने के बाद सड़कों पर आए तो उन्होंने देखा लोगों की लाइन लगी है। तो उन्होंने अपनी काबीना के लोगों से पूछा कि ये किस चीज़ की लाइन है, तो उन्होंने बताया कि ये जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये लेने के लिए लोग लाइनों में लगे। बहुत हालात ख़राब। तो उन्होंने कहा जी ये तो हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन एकदम से उनके जहन में आया, सर विंस्टन चर्चिल ने पूछा कि अदलिया कैसा काम कर रही है, जुडिशरी कैसा काम कर रही है। तो उनकी काबीना ने बताया कि जुडिशरी दिन रात मेहनत कर रही है और लोगों को, आवाम को इंसाफ पहुँचा रही है। तो सर विंस्टन चर्चिल ने फ़ौरन कहा कि फिर ये सब मामला दुरुस्त हो जाएंगे, हम इसमें से निकल जाएंगे। अच्छा, यहीं पर एक और भी चीज़ मेरे जहन में आ गई। इसी तरह दूसरी जंग अजीम के बाद मलका फ्रांस भी सड़कों पे निकली। वो बड़ा मशहूर है। उन्होंने कहा जी कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। हाँ जी। कहा जी रोटी नहीं मिलती इनको, तो भाई ये केक खा लें। तो वो जो उनकी हालत क्या हुई और इनकी हालत क्या हुई। हाँ, तो वो बिलावल साहब से किसी सहाफ़ी ने आटे के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बड़ा बुरा मुंह बनाया, यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि केक खा लें। तो ये 2 सवाल है मेरे, इस पे बात करें। देखिए, मैं ना इन बच्चों पे मुझे तरस आता है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जालिम हैं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे जो हैं वो, उनकी बेचारों की जिस माहौल में तरबियत हुई है उनको उतना ही पता है ना। बिलावल को कभी 4 दिन भूखा रखें ना, उसको पता चलना शुरू हो कि भूख होती क्या है। देखिए ना, आसिफा ने एक दिन केले बांटे, आपने देखी है वो वीडियो? ये अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से बाहर जब गरीब आके इकट्ठे हो जाते हैं तो अंदर से सेल्फी लेते हैं, उन गरीबों को देखते हैं, फिर उन्हें एक रेडी से केले लेके बांट देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बड़ा कार खैर किया है। उन बच्चों की परवरिश एक ख़ास माहौल में हुई है। एक जानवर को चोट लगे तो उनके दिल को बहुत दुख होता है, लेकिन एक इंसान को चोट लगे तो उन्हें लगता है कि नॉर्मल चीज़ है। इंसान की तज़लील उन्हें उतनी बुरी नहीं लगती जितनी जानवर की तज़लील उन्हें बुरी लगती है। जैसे फैसल मस्जिद के पीछे हम बंदरों के लिए केले लेके जाते थे, और सामने जो है वहाँ क्या हो रहा है वो अब पता क्या। देखें, ये बच्चे ख़ास माहौल में पलकर बड़े होते हैं ना, इन्हें आम आदमी के मसाइल का, आम आदमी की चीज़ों का नहीं पता। ये जिस माहौल में बड़े हो जाते हैं ना, ये अब मिसाल के तौर पे मरीम नवाज़ की सारी परवरिश जो है वो एक गुड़िया की तरह हुई है।
वो सारी ज़िंदगी गुड़िया ही रहेगी। मैंने सबसे पहले बताया था कि इनका नाम गुड़िया बाजी है, और मुझे पता चला था, एक पुलिस वाले की इंक्वायरी हुई थी खातून की, उन्होंने इन्हें जब दौरान कैद मोबाइल फ़ोन दिया हुआ था, तो ये मोबाइल फ़ोन छुपा के तो सबसे रब्ते करती थी। वो मोबाइल पकड़ा गया, जब वो खातून पकड़ी गई तो उसने कहा जी गुड़िया बाजी। वो कौन है? उसके मोबाइल में देखा तो गुड़िया बाजी मरियम नवाज़ थी। तो वो इनको गुड़िया की तरह पाला ना सारी ज़िंदगी। एक सजावट की चीज़ है, शोकेस में जैसे आपके गुड़िया रखते हैं, इस तरह रखा नवाज शरीफ साहब ने। एक वाक़या मुझे याद है, मुझे मियाँ साहब के गार्ड्स में से एक ने बताया कि एक दिन कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ आ रहे थे, तो इन्होंने बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी से उतर के, मरियम नवाज़ ने, एक कोई और गाड़ी थी शायद, वो ओपन छत वाली थी, तो थोड़ी देर के लिए ये उसमें ड्राइव करने के लिए चले गए कि इस गाड़ी का मज़ा लेते हैं थोड़ा मोटरवे पे। तो मियाँ साहब ने बाद में डांटा था कि ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मियाँ साहब को इतनी फ़िक्र अपनी बेटी की रहती है, और तमाम वालिदैन को होती है चाहिए बेटियों की। लेकिन हम लोग जो है ना, हम लोग मिडिल क्लास ही है ना, या गरीब लोग हैं, तो हम लोगों की रेंज बहुत बड़ी होती है। हम रिस्क भी लेते हैं, हम अपने बच्चों को मछली पकड़ना भी सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को भूख का भी बताते हैं, हम अपने बच्चों को परेशानियों का भी बताते हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में, नॉर्मल स्कूलों में जाते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को समझते भी हैं। इनके ना जो अलीट बच्चे हैं, इनके मशागिल कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक लाहौर में बहुत बड़ा एक इदारा है तालीमी, वहाँ मैं गया, उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए बुलाया। मैं MAO कॉलेज में भी गया, दयाल सिंह में, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मेरे लेक्चर हैं, और बहुत सारी जगहों पे वो बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर देने के लिए मैं जाता था। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में मैं गया, अब पंजाब में कई शहरों में मैं गया, सिंध में भी। तो मैंने उस इदारे में जब मैं गया ना, तो वहाँ बच्चों की प्रॉब्लम्स बिल्कुल डिफरेंट थी। यानी जो हमारे नॉर्मल बच्चों के स्कूल कॉलेजेस हैं ना, तो वो बात करते थे गुरबत के ऊपर, वो बात करते थे पॉलिसीज़ के ऊपर, वो बात करते थे करप्शन के ऊपर। जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, जो हमारी तरह के हैं, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, गरीब बच्चे या अपर मिडिल क्लास के भी, वो सारे बच्चे जो कौमी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करते थे। लेकिन जब मैं अलीट बच्चों के बीच में गया ना, तो उनका जो सबसे बड़ा इशू था ना कि सर ये सुबह ट्रैफिक की सेंस नहीं है पाकिस्तान में। उनका मेन इशू जो है, क्योंकि वो ही सिटिंग इन अ कार, प्रोटोकॉल वो बहुत बड़ी गाड़ी है, उनके साथ प्रोटोकॉल है, तो वो उन्हें बुरा लगता है कि यार ये क्या है, मोटरसाइकिल वाला कहाँ से आ गया, साइकिल वाला कहाँ, ये चिंची वाला से आ गया, ये है कौन चिंची वाला, ये गाड़ी क्यों ले आया, बंद क्यों नहीं करा, ये सड़क पे क्यों नहीं ले। उसको ये नहीं पता कि वो बेचारा रात को इससे खाना खाता है, तो वो उनका रिज़्क है ना। तो इनके ना मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है। आम आदमी कुछ और है, ये खवास हैं। इनके बच्चे मखसूस माहौल में पैदा होते हैं, उनको ट्रेंड किया जाता है टू रूल। यानी अगर किसी शुगर मिल के मालिक का बच्चा है, तो उसको ट्रेंड किया जा रहा है कि आपने ये मिल चलानी है। आपको सिखाना क्या है उसको? एक, आपने किसान को चक्कर दे के सस्ता गन्ना कैसे उठाना है, जो 4 काम उसको सिखाने हैं। नंबर 2, आपने चीनी स्टोर करके महकमों के साथ कैसे डील करना है, ठीक है। सीज़न में आपकी जो क्रशिंग सीज़न है, जिसमें आप अपना काम कर रहे हैं, उसमें आपने अपनी कौन सी चीज़ को कैसे कितना महंगा बेचना है, और फिर आपने मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करना है गवर्नमेंट के साथ मिलके। ये 4 चीज़ें सिखाते हैं, तो वो बड़ा प्यारा माफिया के अंदर जाके एडजस्ट हो जाता है बच्चा। हमारे बच्चे को मैथ पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़नी पड़ती है, सारे उलूम पढ़ने पड़ते हैं। इनके बच्चे हमारा सारा टाइम ना ले जाए। मैं आपको ये अर्ज करूँगा, ये इन बच्चों को आप अलग रखें बाकी सबसे। ठीक है। अब जो अदलिया का मामला है, इसके ऊपर जिस तरह हमने सर विंस्टन चर्चिल की मिसाल दी, तो हमारी इस वक्त जो अदलिया जिस बहरान से गुजर रही है, यानी कि एक जज जो है वो फैसला देता है रिटायर्ड जनरल के ख़िलाफ़, और वो जज है पढ़ा लिखा है, उसने फ़ैसला दिया है, तो जो 2 जज बैठ के उसके फ़ैसले को मुअत्तल कर देते हैं। जब इंसाफ ही मुल्क से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर बाकी रह क्या जाएगा? आप देखें ना, एक रिटायर्ड मेजर जनरल वो ताकतवर है एक सर्विंग हाई कोर्ट के जज से। जस्टिस बाबर सत्तार के अंदर से ना, अगर जहानत के बलबूते पे आप निकालें तो 150 ऐसे मेजर जनरल निकलते हैं। वो एक आदमी काबिलियत में इतना आगे है। ये जो जनरल हफीज़ नाम है उनका, गालिब हफीज़ुर रहमान, ये जनरल हफीज़ुर रहमान जैसे 250 जर्नैल निकल आएंगे जस्टिस बाबर सत्तार के, जो उनकी अपनी एक काबिलियत है उसके बीच में से, और उनका दिया हुआ फ़ैसला, क्योंकि ये जर्नैल इस वक्त ताकतवर हैं, तो वहाँ बेंच बैठता है और वो उड़ा देता है, मुअत्तल कर देता है। अदलिया की इससे ज़्यादा तौहीन क्या होगी? उन्होंने इतना लंबा अरसा लगा के, इतना टाइम लेकर ये फ़ैसला दिया, और चंद मिनटों के अंदर जज आके बैठे और उन्होंने बात पूरी सुनी भी नहीं, और उन्होंने वो फ़ैसला उड़ा दिया। ये तो बेंच बना ही इसलिए था ना, और रात के वक्त ये बेंच अनाउंस हुआ। पाकिस्तान की अदलिया का एक डिक्लाइन चल रहा है। अच्छा, अदलिया को ना ये बात समझ नहीं आ रही
ये जज रिटायर हो जाएंगे। ये याया अफरीदी 3 साल है, उसके बाद क्या होगा? एक आधा और बुरा जज बना लेंगे। अल्टीमेटली होगा क्या कि पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर से भरोसा ख़त्म हो जाएगा। और जिस तरह जस्टिस तारिक जहांगीरी वाला मामला है कि वो इस लेवल तक पहुंच सारी गए, जिंदगी हर जगह पे वो सारी ठीक रहे, जिंदगी। एंड में आके एक उनकी- फैसला दिया उन्होंने कहा ये बंदा ठीक नहीं है, उनकी जाली डिग्री डिग्री जाली कर दी, कल किसी और का कुछ और जारी कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो एक एक करके सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। उन्होंने अदलिया को तबाह कर दिया, मीडिया को तबाह कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया, पुलिस को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है, मईशत मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, सरमायाकार पाकिस्तान में कोई आने के लिए राज़ी नहीं है। कोई मुल्क हमारे मुल्क में अगर सरमाया लगाता है, फ़र्ज़ करें अभी इन्होंने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया है, सऊदी अरब कहता है जी $10 अरब मैं पाकिस्तान में लेकर आ रहा हूँ, मुझे बताएं काम कौन करेगा? एक्चुअली तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं ना जिनको आप इनकरेज करते हैं कि आएँ जी आकर आप काम करें। इससे पहले पाकिस्तान में चाइना कितने $अरब लेकर आया? 50-60 $अरब चाइना ने लगा दिए हैं। तो हम कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे हम? सैलाब में रुड़ गया सारा रुड़ गया। हम कहाँ पहुँचे? कुछ भी नहीं मिला हमें। अब मुझे बताएं सऊदी अरब अगर 10-20 अरब डॉलर और ले आता है तो थोड़ी देर के लिए आपके फील्ड मार्शल की या वज़ीर आज़म की वाहवाकारी तो हो जाएगी कि 10-20 अरब डॉलर आ गए, लेकिन इससे क्या पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आएगा, दुनिया पाकिस्तान की तरफ रुख नहीं करेगी, यहाँ पे अमन व अमान नहीं होगा, सियाहत नहीं खुलेगी, हम अपने जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। इमरान भाई, दिल तो करता सारा दिन बैठ के गुफ्तगू करते रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम आज मैंने आपका ले लिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ले नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को 2 किस्तों में करूँ, क्योंकि इतना लंबा आपने देखना नहीं है और इंतज़ार भी रहेगा कि इमरान ने बाकी दूसरे प्रोग्राम में क्या बातें की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।